हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन मग। आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे जनरल साइंस फिजिक्स की क्वेश्चन आंसर सीरीज की, जिसका पार्ट 4 लेकर आए हैं, जो कि आपकी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, जेई, सीटेट, सुपर टेट, केबीएस, यूपी टेट, यूपी लेखपाल, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में 50 क्वेश्चन की बात करेंगे, जो कि विभिन्न प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चंस हैं। चलिए इस वीडियो में फटाफट बात करते हैं, ताकि वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 है, एक प्रिज्म से गुजरने पर जो प्रकाश सबसे अधिक अपरिवर्तित रहता है वह है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेड कलर। देखिए फ्रेंड्स, एक प्रिज्म होता है, प्रिज्म में 7 कलर होते हैं। जैसे यहाँ पे एक प्रिज्म हम बनाते हैं, इसमें 7 कलर होते हैं। जब इससे कोई प्रकाश गुजरता है तो ये 7 विभिन्न रंगों में वितरित हो जाता है। 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे इसको लिखने का तरीका ये होता है, याद करने का। सबसे पहले आएगा बी देखिए फिर से बनाते हैं इसको। तो यहाँ से जब प्रकाश आता है, तो यहाँ से जब ये निकलता है, तो 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे VIVGBIOR। तो सबसे ज़्यादा जो परावर्तित होता है वो होता है वी, यानी कि वायलट, जिसे बोलते हैं बैगनी। इसका फ्रेंड्स याद करने का तरीका होता है विव ग्योर। वी से वायलट, आई से इंडिगो, वी से ब्लू, और जो चौथे नंबर पे है वो ग्रीन, फिर येलो, और इसके बाद ऑरेंज और रेड। तो सबसे कम, ये सीधा होता है फ्रेंड्स, बिल्कुल सीधा, सबसे कम परावर्तित होता है वो होता है रेड। तो इसमें आपका आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेड। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण होता है, तो उस समय पर इस पे फ्रेंड्स आवेश आ जाता है। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3, अतिचालक का लक्षण है। अतिचालक सुपर कंडक्टर, जिससे बहुत ही ज़्यादा हीट संचालित हो सकती है, जिसके अंदर से, या जो इलेक्ट्रिसिटी है वो सबसे अधिक तीव्रता से संचालित होती है, उसे अतिचालकता कहते हैं या सुपर कंडक्टर कहते हैं। तो उसके लिए फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उच्च पारगम्यता, हाई परमीबिलिटी जिसे बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ड्राई सेल है, शुष्क सेल क्या है? फ्रेंड्स, सेल जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी सेल, द्वितीयक सेल, सेकेंडरी सेल जिन्हें बोलते हैं, और टर्टियरी सेल। तो जो ड्राई सेल होता है, शुष्क सेल होता है, वो प्राइमरी सेल के कैटेगरी के अंतर्गत आता है। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? तड़ित चालक फ्रेंड्स, इसका आविष्कार किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करने के लिए किस धातु का उपयोग होता है? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा यूरेनियम। यूरेनियम का प्रयोग विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है फ्रेंड्स, तथा इसका उपयोग परमाणु बम बनाने के लिए भी किया जाता है, जिसमें यूरेनियम 235 का इनरिचमेंट किया जाता है, तब परमाणु बम बनाते हैं, तथा परमाणु रिएक्टर में यूरेनियम का यूज करके हम विद्युत उत्पादन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति कौन सी है? यानी कि कौन सी युक्ति है जो कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में परिवर्तित करती है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, विद्युत मोटर। विद्युत मोटर इलेक्ट्रिक एनर्जी को
मैकेनिकल एनर्जी में परिवर्तित करता है, जबकि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कौन परिवर्तित करता है। एक क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका ये भी आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा जनरेटर। जनरेटर जो हमारे शादी ब्याह में चलते हैं, उस जनरेटर की सहायता से हम मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिवर्तित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एकीकृत परपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्न में से किस तत्व की बनी होती है। तो यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए सिलिकॉन, जो कि एक अर्धचालक है, सेमीकंडक्टर बोलते हैं फ्रेंड्स। दो सेमीकंडक्टर होते हैं, एक जर्मेनियम होता है, एक सिलिकॉन होता है। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं। फ्रेंड्स प्रत्यावर्ती धारा को इंग्लिश में एसी कहते हैं। अल्टरनेटिव करंट से डीसी यानी कि डायरेक्ट करंट में परिवर्तित करने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रेक्टिफायर। अगर यहीं आपसे पूछा जाए एसी टू डीसी, डीसी टू एसी चेंज करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो इसके लिए फ्रेंड्स हमारे पास रहता है इन्वर्टर, जो कि घरों में लगा रहता है। क्वेश्चन नंबर 10, स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। स्थायी चुंबक फ्रेंड्स किससे बनाए जाते हैं, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, स्टील से। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 11, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है यूनिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गॉस। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12, ड्राई सेल में जो ऊर्जा संग्रहित रहती है वह है। ड्राई सेल में जिस एनर्जी को हम स्टोर करके रखते हैं उसको क्या बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रासायनिक ऊर्जा, केमिकल एनर्जी। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 13, बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन है। बिजली के पंखे की गति को कम ज़्यादा किससे करते हैं फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा रेगुलेटर। रेक्टिफायर मैंने अभी बताया था, एसी टू डीसी इसका प्रयोग करते हैं। स्विच का प्रयोग आपको पता है, प्लग वगैरह यूज किए जाते हैं। फैराडे का नियम किस प्रतिक्रिया से संबंधित है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रोलाइसिस। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में से कौन विद्युत अचुंबकीय है। इनमें से कौन सा विद्युत अचुंबकीय है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कॉपर यानी कि तांबा, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 29 आवर्त सारणी में। कई बार फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि इस धातु का परमाणु क्रमांक कितना होगा या प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, तो उस पर्पज़ से आपको याद रख लेना चाहिए। 29 नंबर पे इसको आवर्त सारणी में रखा गया है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16, चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच के कोण को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चुंबकीय दिक्पात। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक अचुंबकीय पदार्थ है। फ्रेंड्स इसमें से बताना है कौन सा अचुंबकीय पदार्थ है जिसे मैग्नेटिक अपनी तरफ आकर्षित नहीं करती है, अट्रैक्टिव नहीं करती है, ऐसी कौन सी मेटल है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड्स, ब्रास यानी कि पीतल। पीतल में फ्रेंड्स कौन कौन से तत्व मिले होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, कॉपर एवं जिंक इसमें मिले होते हैं। कॉपर होता है 70% और जिंक होता है 30%। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय किसने दिया। तो फ्रेंड्स फिजिक्स में चतुर्थ आयाम यानी कि फोर्थ स्टेट का परिचय दिया था बोस आइंस्टीन ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जिस प्रकार से हमने सुना है कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो नॉर्मली लोग बोलते हैं कि 3 अवस्थाएं होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, बट इसकी 5 अवस्थाएं होती हैं। एक बोस आइंस्टीन, इसके बाद सॉलिड, इसके बाद लिक्विड, इसके बाद गैस, इसके बाद प्लाज्मा।
सबसे कम टेम्परेचर इसका होता है, फिर इसके बाद टेम्परेचर बोस-आइंस्टीन का बढ़ाएंगे तो सॉलिड होगा, सॉलिड का बढ़ाएंगे तो लिक्विड होगा, लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस होगा, गैस का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये प्लाज्मा स्टेट में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार से फ्रेंड्स आप पढ़ेंगे इसको फिजिक्स में, तो इसकी 5 अवस्थाएं होती हैं, इसको ध्यान रखने वाला क्वेश्चन है ये, इसको ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, रेडार का आविष्कार किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट वॉटसन है जिन्होंने रेडार का आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 21, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा एंडरसन, ऑप्शन नंबर बी। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने की थी, तथा न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी, तथा न्यूटन की गति के नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन ने खोज किया था। चलिए फ्रेंड्स पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? जो फ्रेंड्स चुंबकीय सुई होती है, अगर हम उसको एक धागे में बांधकर स्वतंत्र अवस्था में आसमान में लटकाएंगे या एटमॉस्फेयर में लटकाएंगे तो उस सुई की रुकने की दिशा उत्तर एवं दक्षिण की ओर होती है। तो फ्रेंड्स इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, उत्तर यानी कि नॉर्थ की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ चुंबकीय है? तो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निकिल ऐसा है जिसे चुंबक अपनी ओर आकर्षित करती है। क्वेश्चन नंबर 24, विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फैराडे के नियम के सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है इलेक्ट्रिक मोटर। क्वेश्चन नंबर 25, विद्युत चुंबक बनाने के लिए सामान्यतः किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत चुंबक का बनाने के लिए सामान्यतः लोहे का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स इससे पहले भी हमने आपको बताया था कि जर्मेनियम और सिलिकॉन दो मेटल होते हैं जिन्हें अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन मेल खा रहा है जर्मेनियम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। फ्रेंड्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 से पहले यदि फ्रेंड्स आपने मेरे चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें एंड शेयर करें। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग जो होता है वो मंदक के रूप में किया जाता है। न्यूट्रॉनों की गति को धीमा करने के लिए जिस भारी जल का प्रयोग किया जाता है उसे मंदक कहते हैं। मंदक मतलब जो कि न्यूट्रॉन की गति को कम कर दे, किसी चीज़ को की गति को कम कर दे, उसको मंदक बोलते हैं। भारी जल का फॉर्मूला की बात करें तो फॉर्मूला होगा इसका D2O, और साधारण जल की बात करें तो उसका फॉर्मूला होगा H2O। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28। कूलिज नलका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो फ्रेंड्स इसमें आपका आंसर सही हो जाएगा एक्स किरणें। इन एक्स किरणों की खोज एक एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं आपको, रोंटजन ने की थी। रोंटजन नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक्स किरणों की खोज की थी, और ये क्वेश्चन फ्रेंड्स बहुत बार एग्जाम में आया है, इस वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा। और इन्हीं एक्स किरणों का उपयोग एक्सरे वगैरह करने में किया जाता है, और ये एक्सरे किरणें वो किरणें हैं जो कि शरीर के हर एक हिस्से से पार हो सकती हैं, परंतु एक शरीर का या ऐसी चीज़ है जिससे पार नहीं होती हैं, वो है अस्थि यानी कि हड्डियाँ। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29। ट्रांजिस्टर के समविचरण में किस वस्तु का प्रयोग होता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा 29 का ए, इनकी सिलिकॉन। क्वेश्चन नंबर 30, ये तो फ्रेंड्स आप बता दोगे, मैंने इससे पहले 2 क्वेश्चनों में बता चुका हूँ। जर्मेनियम और सिलिकॉन को सेमीकंडक्टर बोलते हैं, जिसे हिंदी में अर्धचालक बोलते हैं, अर्धचालक। तो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 31,
एक्स किरणें किसको पार नहीं कर सकती हैं? फ्रेंड्स, इसका भी मैं आपको आंसर बता चुका हूँ पहले क्वेश्चन में। तो यहाँ पे देखिए, स्किन को पार कर जाती हैं। जब हम एक्सरे कराते हैं तो स्किन की फ़ोटो नहीं दिखाई देती है, मांस भी नहीं दिखता है, और लकड़ी से भी पार कर जाती हैं। ये एक शोध में पाया गया है फ्रेंड्स, एक एक्सपेरिमेंट में पाया गया है कि लकड़ी को भी पार कर जाती हैं। तो यहाँ पे बचता है आपका अस्थि। इसीलिए जब कोई हमारा हाथ वगैरह टूटता है, पैर वगैरह टूटता है, तो हम एक्सरे करवाते हैं ताकि हड्डी दिखती, उसमें पता चल जाता है, उससे एक्स किरणें आर पार नहीं होती हैं। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32। माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आंसर हो जाएगा ग्राहम बेल। क्वेश्चन नंबर 33। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा J.L. वेयर्ड ने टेलीविज़न का आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 34। टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था, या आविष्कारक किसको माना जाता है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गैलीलियो। गैलीलियो ने टेलीस्कोप, जिसे हम दूरदर्शी भी कहते हैं, उसका आविष्कार किया था। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35। गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक किसे माना जाता है? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर भी हम आपको पहले बता चुके हैं। चलिए फ्रेंड्स, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन। जैसे कि हम बोलते हुए न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम, है ना, तो वहाँ से याद हो जाएगा ये न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी। J.L. वेयर्ड अभी आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया ही था मैंने। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36। एक जूल में कितने कैलोरी होते हैं? फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 0.24 कैलोरी होते हैं। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 37। वह उपकरण कौन सा है जिससे समुद्रों की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंग का प्रयोग किया जाता है? समुद्रों की गहराई मापने के लिए ध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, आपने कई बार सुना भी होगा, उसको सोनार कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको सोनार कहते हैं, सोनार। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38। सोनार, जिसे साउंड एंड नेविगेशन सिस्टम कहते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र प्रत्यावर्ती धारा को एक दिश धारा में परिवर्तित करता है? फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रत्यावर्ती धारा को अल्टरनेटिंग करंट यानी कि AC कहते हैं, और एक दिश धारा यानी कि DC कहते हैं। कौन परिवर्तित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अल्टरनेटर। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39। साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, परमाणु, एटम। क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं हैं? इनमें से कौन सी भौतिक राशियाँ हैं जिनके विमीय सूत्र जो है वो समान नहीं हैं? देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करेंगे बल का मात्रक होता है क्या? न्यूटन। ठीक है, न्यूटन। और F बराबर ma से अगर देखेंगे तो किलोग्राम kg, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हो जाएगा। यहाँ पे दाब की बात करेंगे तो दाब का खुद ही होता है बल बटे क्षेत्रफल। तो यहाँ पे देखिए, दोनों की विमीय सूत्र अलग अलग हो जाएंगे, तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। यहाँ पे भार के भी मात्रक न्यूटन होता है, बल का मात्रक भी न्यूटन होता है। आवेग और संवेग दोनों सेम, इनकी विमीय सूत्र दोनों समान होते हैं। जैसे अगर संवेग की बात करेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुणे वेग, और इसका होता है बल गुणे समय, बल गुणे समय। तो यहाँ पे देखो, द्रव्यमान गुणे वेग है, यानी कि थोड़ा साफ कर देते हैं यहाँ पे। अगर संवेग की बात करते हैं, P बराबर m इंटू बी, तो m का हो जाएगा kg इंटू इसका हो जाएगा मीटर पर सेकंड। अब आवेग की बात करते हैं, आवेग बराबर होता है इम्पल्सिव, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इम्पल्सिव या इम्पल्स। तो आवेग बराबर हो जाता है आपका बल गुणे समय। अब बल का मात्रक हमने आपको अभी बताया था, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
और इंटू समय, समय का होगा सेकंड, 1 सेकंड से 1 सेकंड कट जाएगा, तो यहाँ पे आ रहा है किलोग्राम मीटर पर सेकंड और इसका भी किलोग्राम मीटर पर सेकंड, तो ये भी बराबर हो गया। कार का भी जूल होता है, ऊर्जा का भी जूल होता है, ये भी बराबर हो गया, और ये भी दोनों बराबर हो गए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इनके दोनों के यूनिट यानी कि मात्रक समान नहीं होंगे तो विमीय सूत्र भी समान नहीं होंगे। जब हमारे मात्रक सेम होते हैं तो विमीय सूत्र भी सेम होता है। क्वेश्चन नंबर 41, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर क्या होगा? तो फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका 41 का सी, थोड़ा ऊपर उठ जाएगा। इसका रीज़न ये है फ्रेंड्स, क्योंकि समुद्री जल का घनत्व जो होता है वो अधिक होता है नॉर्मल पानी से, इसलिए ये जहाज का स्तर जो है ना पहले से थोड़ा ऊपर उठ जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, एक बीकर में पानी बर्फ़ पर तैर रही है, जब बर्फ़ उड़ता पिघल जाएगी तो बीकर में पानी का तल क्या होगा? घटेगा, पहले बढ़ेगा, घटेगा, बढ़ेगा, या उतना ही रहेगा? उतना ही रहेगा। क्यों? क्योंकि आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार यदि मान लो किसी बीकर में पानी भरा है तो यहाँ पे बर्फ़ ये तैर रही है, ठीक है, तो जब ये तैर रही है तो इसके वजन से पहले मान लो जब बर्फ़ नहीं थी उस टाइम पे यहाँ तक जल था, जब ये बर्फ़ इसमें डुबो दी तो क्या हुआ, इसका जल का स्तर यहाँ तक आ गया, तो यहाँ पे ये इतना हट गया ना जल यहाँ से, जब ये पिघलेगा तो यहीं पे भर जाएगा, यानी कि उतना ही रहेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 43, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्या रीज़न है? इसका रीज़न ये होता है फ्रेंड्स, पानी जमने पर फैलता है, पानी जब जमता है तो उसका आयतन बढ़ जाता है। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44, पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, क्यों? इसका रीज़न ये है स्थायित्व बढ़ाने के लिए। फ्रेंड्स स्थायित्व बढ़ाने के लिए आदमी आगे की तरफ झुक जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं और जी का मान, फ्रेंड्स आपको पता होगा ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के बीच में जिसे 0 डिग्री अक्षांश बोलते हैं, जो लेटी हुई लाइनें होती हैं इनको लैटिट्यूड यानी कि अक्षांश बोलते हैं, और जो लंबी लंबी लाइनें खड़ी हुई होती हैं इनको लॉन्गिट्यूड यानी कि देशांतर बोलते हैं। तो 0 डिग्री जो अक्षांश होता है, 0 डिग्री अक्षांश, इसको हम बोलते हैं भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, जिसे इंग्लिश में इक्वेटर भी बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो इस इक्वेटर पे यदि कोई व्यक्ति है ये इससे ऊपर जाता है यानी कि इधर जाता है या नीचे जाता है, ये फ्रेंड्स इनको बोलते हैं पोल, ये नॉर्थ पोल होता है, ये साउथ पोल होता है, और ये इक्वेटर होती है 0 डिग्री अक्षांश या 0 डिग्री लैटिट्यूड। तो जब हम 0 डिग्री लैटिट्यूड यानी कि इक्वेटर से नॉर्थ साइड या पोल साइड की ओर बढ़ते हैं तो हमारा जी का मान जो होता है वो बढ़ता है हमेशा। वैसे नॉर्मली इक्वेटर पर जी का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये याद कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46, बल गुणनफल है किसका? ये फ्रेंड्स मैं इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ऊपर एक क्वेश्चन में, बताइएगा। तो इसका होता है, क्या हो जाएगा बताइए? द्रव्यमान गुणे त्वरण, m इंटू ए, एफ बराबर m इंटू ए, ये फॉर्मूला होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का क्या समान रहता है? तो यहाँ पे आपका आंसर सही हो जाएगा त्वरण यानी कि एक्लेरेशन। अगर शून्य में कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से गिर रही है तो उसका एक्लेरेशन समान रहता है। क्वेश्चन नंबर 48, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्तकाल क्या होगा? आवर्तकाल फ्रेंड्स होता क्या है, सपोज करो ये कोई फिक्स पॉइंट है, यहाँ पे एक रस्सी लटकी हुई है, इसमें कोई एक चीज़ बंधी है, इसको हमने क्या किया, यहाँ से लेकर यहाँ तक ले गए और छोड़ दिया। जब छोड़ दिया इस पॉइंट पे, ये मान लिया बी ए पॉइंट है, यहाँ तक ले गए, यहाँ से छोड़ दिया तो फ्रेंड्स क्या होगा, ये यहाँ तक जाएगा, ए तक जाएगा। तो यहाँ से जब ये मान लो यहाँ से यहाँ तक गया और फिर आया और फिर यहाँ पे आया, तो ये एक चक्कर, या एक चक्कर ही बोलेंगे इसको, चक्कर नहीं बोलेंगे सॉरी, इसको दोलन बोलेंगे।
तो एक दोलन जो है उसको पूरा करने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। और कोई लड़की जब झूले पर बैठी है, कोई लड़की झूले पर बैठी है यहाँ पे, जब ये खड़ी हो जाती है तो कई बार आपने प्रैक्टिकल भी किया होगा, सावन के महीने में जब आप झूला झूलते हैं, खड़े होकर झूलते हैं तो क्या होता है, झूला आपका जल्दी जल्दी आगे पीछे जाने लगता है। बैठ के झूलते हैं तो धीरे धीरे जाता है। जब जल्दी जल्दी जाता है इसका मतलब क्या है कि एक दोलन करने में कम समय लग रहा है, तभी तो जल्दी जल्दी जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब लड़की खड़ी हो जाती है झूले पे तो उसका आवर्तकाल कम हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49। फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर हो जाएगा, सॉरी क्वेश्चन नंबर 49 है, यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संवेग भी दोगुना हो जाएगा और गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। कैसे, तो इसको प्रूफ करते हैं फ्रेंड्स। संवेग बराबर होता है P बराबर m इंटू बी, द्रव्यमान गुणा वेग। अब वेग को दोगुना कर दिया तो वेग यानी कि b की जगह पे हमने क्या किया, यहाँ पे 2b लिख दिया। जब 2b लिख दिया तो 2 इंटू एम बी हो गया, ठीक है। और यहाँ पे 2 इंटू और ये क्या है mb, ठीक है, ये P2। तो यहाँ पे 2P1, तो P2 बराबर आ गया 2P1, यानी कि संवेग भी दोगुना हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। अब इसके बाद बात करेंगे अगर हम ऑप्शन नंबर बी की, तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। कैसे, गतिज ऊर्जा का चूंकि फॉर्मूला होता है E बराबर हाफ एम बी स्क्वायर। अब बी की जगह पे रखेंगे हम 2b, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4b, ठीक है जी, 4b स्क्वायर। अब यहाँ पे E1 था, E1 बराबर हाफ एम बी स्क्वायर। अब ये E2 की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे 1/2 एम। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको यहाँ लिख लेते हैं थोड़ा, तो 4 कॉमन आ जाएगा, E2 बराबर 4 कॉमन इंटू और ये आ जाएगा 1/2 एम बी स्क्वायर। इसके बराबर क्या है E1, यानी कि पहले वाली गतिज ऊर्जा की 4 गुना गतिज ऊर्जा आ गई ये E2। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी भी सही हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है, सॉरी सदिश, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं इसको, कौन सी सदिश राशि है। तो इसका आपका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेग। अब फ्रेंड्स यहाँ पे बात करते हैं सदिश और अदिश की। सदिश और अदिश राशि में क्या अंतर होता है। सदिश राशि जो होती है, वेक्टर राशि होती है, इसमें क्या होता है, परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, यानी कि डायरेक्शन भी चाहिए और परिमाण भी चाहिए, ठीक है, एल्टीट्यूड भी बोल सकते हैं परिमाण को। और जो हमारा सदिश होती है उसमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके 50 क्वेश्चन ख़त्म हुए। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस एजुकेशन मग चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। फ्रेंड्स, जल्दी लेके आएंगे इसका नेक्स्ट पार्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ शेयर, लाइक एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।